हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो टॉपिक का नाम है इमरजेंसी। क्या नाम है? इमरजेंसी। ठीक है, तो ये टॉपिक आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग आज कवर अप करने वाले हैं। इसमें हम लोग सारे के सारे डिटेल देखेंगे रिलेटेड टू द इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडिया। ईच एंड एवरी इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडिया, दैट इज the financial emergency, the national emergency and प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी। तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे देश में तीन प्रकार की इमरजेंसी होती हैं। क्या होती हैं? तीन प्रकार की, तीन टाइप की इमरजेंसी होती हैं। क्या क्या टाइप की इमरजेंसी होती हैं ये आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला होता है नेशनल इमरजेंसी। सेकंड होता है आपका स्टेट इमरजेंसी। और इसी को बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट रूल। ठीक है। और थर्ड टाइप की इमरजेंसी होती है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब ये नेशनल इमरजेंसी होती है वो आपकी लगती है कौन से आर्टिकल के अंडर? तो ये लगती है आर्टिकल 352 के अंडर। स्टेट इमरजेंसी या हम लोग जिसको बोल रहे हैं प्रेसिडेंट रूल, वो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 356। एंड फिनेंशियल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 360 के अंडर। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे देश में तीन प्रकार से इमरजेंसी के सिचुएशन आ सकते हैं और तीन तीन प्रकार से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तीन इमरजेंसी लगाई जा सकती है। पहली आपकी नेशनल इमरजेंसी हो गई जो दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 252। सेकंड हो गया आपका स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, दैट इज अंडर आर्टिकल 356। और थर्ड हो गया आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। अब आपको पता होना चाहिए इंडिया में कब कब नेशनल इमरजेंसी लगी। तो इंडिया में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। मेन रीज़न अब नेशनल इमरजेंसी लगने का होता है या तो हमारा देश भारत किसी और दूसरे देश से क्या कर रहा होगा, वॉर पे होंगे हम। लेट से कि इंडिया चाइना वॉर चल रहा था, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा हो उस सिचुएशन में हम नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे। या फिर वो सिचुएशंस में हम नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे जिन सिचुएशन में एक्सटर्नल एग्रेशन होगा। मतलब भले ही हम वॉर पे नहीं होंगे, बाहर की कंट्री हमारे ऊपर अटैक कर रही होगी और उस टाइम हम डिफेंड कर रहे होंगे, उस पर्टिकुलर टाइम में भी हम लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। तो वैसे ही हमारे देश में 3 बार लगी है इमरजेंसी, दैट इज इन 1962 60 टू 68, फिर 1971 टू 77 और 1975 टू 77। ठीक है, तो ये 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई। यहाँ इंडो चाइना वॉर था, यहाँ इंडिया बांग्लादेश वाला वॉर चला था, इंडिया पाकिस्तान वाला। और ये आपकी इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे लगी थी, वो इमरजेंसी थी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए लगाना इमरजेंसी को बहुत टफ प्रोसेस है और उसको रिवोक करना, उसको हटाना बहुत ही आसान प्रोसेस एक है। ठीक है, अब ये आपको और पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जाता है। प्रेसिडेंट रूल आपका लगाया जाता है जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होती है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया है आर्टिकल 356 का उपयोग कब कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट रूल लगाने में, जब जो स्टेट है आपका वो अबाइड बाय नहीं रहता है किसके? आपके कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी जो होती है हमारी वो क्या कर जाती है, वो ब्रेक डाउन कर जाती है। जैसे रेलवे का कोई लॉ है, अब रेलवे का कोई एक्ट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पास की है और कॉन्स्टिट्यूशनली वो काम करना भी है आपके स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट मना कर रही है उस पर्टिकुलर टाइम में, कॉन्स्टिट्यूशनली काम ना करने की वजह से वहां पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ और कब लगाई जा सकती है? अगर हंग असेंबली हो जाए। क्या हो जाए? हंग असेंबली। इसका मतलब क्या होता है? जब वहां पे सरकार नहीं बन पा रही हो तब वहां पे प्रेसिडेंट रूल बनाया जा सकता है। इसका मतलब कोई भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वहां पे फ्लोर पे ये प्रूफ नहीं कर पा रही है कि दे आर पॉपुलर, तब भी आपका क्या लगाया जा सकता है? प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। अब फिनेंशियल इमरजेंसी कब लगाई जा सकती है? जब इकोनॉमिक इम्बैलेंस हो इंडिया में, भारत की सरकार के पास
जो हमारा खाता है, भारत सरकार का पैसा है, उनके पास हो ना, वो सैलरी ना दे सकें, वो डे टू डे वर्क करने में दिक्कतें आने लगी हमारी गवर्नमेंट को, उस पर्टिकुलर टाइम में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। चलिए अब डेप्थ में देखते हैं हम लोग सारी इमरजेंसीज को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेशनल इमरजेंसी को देखते हैं। हम लोग क्या देखेंगे? नेशनल इमरजेंसी को देखते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी आपको पता होगा, नेशनल इमरजेंसी जो है वो जब कब लगाया जा सकता है? जब भी देश के सिक्योरिटी पे एक्सटर्नल थ्रेट हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, ठीक है, एग्रेशन हो, तब क्या लगाया जा सकता है? नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। क्या क्या ग्राउंड्स हैं इसके, क्या क्या ग्राउंड्स हैं आपके नेशनल इमरजेंसी को लगाने में? तो ग्राउंड्स जो आपके नेशनल इमरजेंसी को लगाने में वो है, वॉर है, इसका सबका मैं लिखाऊंगा नोट्स, प्रॉपर नोट्स लिखाऊंगा, अभी समझ लीजिए पहले। एक इमरजेंसी पढ़ेंगे, उसके फिर नोट्स लिखेंगे, फिर दूसरा इमरजेंसी, फिर नोट्स, और फिर तीसरा नोट्स, और आज का क्लास खत्म, ठीक है? वैसे ही करेंगे, पहले समझ लीजिए अच्छे से। अब ग्राउंड फॉर इम्पोजिशन क्या है, किन कारणों से लगाया जाता है नेशनल इमरजेंसी को? तो मैंने पहले बताया आपको, हम अगर हमारी कंट्री किसी और कंट्री के साथ वॉर पे हो, लड़ाई हो रही हो, तब लगाया जाएगा। एक्सटर्नल एग्रेशन, लेट से कि इन चाइना हो या पाकिस्तान हो, कोई भी हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और हम वॉर पे उस टाइम पे नहीं है, तब भी लगाया जा सकता है, जब एक्सटर्नल एग्रेशन हो। और तीसरा और है आर्म्ड रिबेलियन। पहले इसमें क्या लिखा हुआ था? एक वर्ड था इंटरनल डिस्टरबेंस। क्या क्या हो गया? दो, एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन। मतलब हमारे देश के अंदर ही कोई ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाती है, आ जाती है, जिसमें हमारे लोग आर्म उठा के हमारे जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट लड़ाई करना चालू कर देते हैं। पहले इस आर्म्ड रिबेलियन के बदले एक वर्ड था इंटरनल डिस्टरबेंस बोला जाता था, जिसको 44th अमेंडमेंट एक्ट से चेंज करके आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया। इंटरनल डिस्टरबेंस में बहुत ज़्यादा एम्बिट बड़ा हो जाता था। आर्म्ड रिबेलियन में क्लियर है कि कहीं कोई वॉर टाइप का सिचुएशन देश के अंदर जब हो रहा है, या फिर कोई आम उठा के या लड़ाइयाँ हो रही हैं, मार धाड़ हो रहा है, तब ये लगाया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी को। बट जब इंटरनल डिस्टरबेंस था तो द एम्बिट ऑफ इंटरनल डिस्टरबेंस वाज वेरी लार्ज, और इसी बेसिस पे हमारे देश में क्या लगाया गया था? जो इंदिरा गांधी जी की टाइम पे जो इमरजेंसी लगाई गई थी, नेशनल इमरजेंसी, वो आपका इसी आर्म्ड रिबेलियन के इंटरनल डिस्टरबेंस के तहत लगाया गया था, ठीक है? और उसी टाइम पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद आया था आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट, जो जो बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया था उन्होंने। जो जनता दल की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने ये लाया था इसको, और उसी में इन्होंने क्या किया था? आर्म्ड रिबेलियन को चेंज करके इंटरनल डिस्टरबेंस कर दिया था। मैंने आप लोगों को बताया 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है हमारी कंट्री में। पहला होता है, सॉरी, 3 बार हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है। पहली इमरजेंसी हमारे देश में लगाई गई थी 1962 में। और ये क्यों लगाई गई थी? क्योंकि चाइना ने अटैक किया था हम पे। क्या किया था? चाइना ने अटैक किया था, उस टाइम पे इंडो चाइना वॉर हुआ था। सेकेंड टाइम हमारे देश में इमरजेंसी लगती है 1971 में, जो क्यों होती है? जब बांग्लादेश को हम लोग लिबरेट करा रहे होते हैं, बांग्लादेश को लिबरेट करा रहे होते हैं, उस टाइम इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो रहा होता है, उसकी वजह से हम सेकेंड टाइम नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। थर्ड टाइम नेशनल इमरजेंसी इसी के साथ लगती है कॉन्टिन्यूएशन में, और वो इमरजेंसी होती है 1975 की, जिसमें इंदिरा गांधी जी पीएम थी, प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, और उन्होंने क्या बेसिस दिया था? उन्होंने डिक्लेयर किया था इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टरबेंस। तो ये इंटरनल डिस्टरबेंस का वर्ड ये पॉलिटिकली कंट्रोवर्सी में बहुत रहा था, बहुत पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल वर्ड रहा था। इसीलिए जैसे ही इनकी गवर्नमेंट गिरती है और दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो 44th अमेंडमेंट एक्ट लेके आते हैं, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उसमें ये वर्ड इंटरनल डिस्टरबेंस को चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन से चेंज कर देते हैं, ठीक है? ये भी आपको पता होना चाहिए। अब प्रोसीजर क्या होता है प्रोक्लेमेशन का, इमरजेंसी का, ये आप लोगों को समझना है। तो देखिए प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले प्रेसिडेंट जो है उनको कैबिनेट जो है, कैबिनेट रिटर्न में देगी। क्या होगा? जो कैबिनेट है, जैसे अभी कौन है कैबिनेट? मोदी जी हैं, होम मिनिस्टर हैं हमारे अमित शाह और निर्मला सीतारमन, ऐसे 7-8 लोगों का ग्रुप है, राजनाथ सिंह। ये कैबिनेट रिटर्न में क्या देगा? रिटर्न में एक लेटर देगा, किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोलेगा कि देश में ये स्थिति है और नेशनल इमरजेंसी लगाई जाए।
तो ये क्या करेंगे, प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा देंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट अपने आप से नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 24 में ये क्लियर लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु शैल गिव एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये एड एंड एडवाइस क्या है? यही रिटर्न लेटर एड एंड एडवाइस है किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्या है? नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए फिर वो लगा देंगे नेशनल इमरजेंसी। अब आपको समझना है ये जो नेशनल इमरजेंसी है, ये जो नेशनल इमरजेंसी है कितने टाइम के लिए लगती है। अगर एक नेशनल इमरजेंसी लगा देते हैं प्रेसिडेंट तो वो 6 महीने तक के रहती, 1 महीने तक के रहेगी। मतलब यहाँ पे आप मान के चलिए प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी लगा दी। ठीक है, इसके बाद यहां तक का 30 डेज का टाइम मिलता है, 30 डेज का टाइम मिलता है। इस बीच पार्लियामेंट को बैठना पड़ेगा, पार्लियामेंट को बैठना पड़ेगा और पार्लियामेंट को इसको क्या करना पड़ेगा? अप्रूव करना पड़ेगा। लेट्स से कि ये 20th डे है, 20वां दिन है और इस दिन पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव कर दिया। अप्रूव कर दिया। अब जैसे ही ये अप्रूव हो जाएगा तो इसके बाद यहाँ ये 20th डे से लेके यहाँ तक का 6 महीना, मतलब ये जो टाइम है 6th मंथ का टाइम रहेगा जिसमें इमरजेंसी लगी रहेगी। अब ये इमरजेंसी जो लगी हुई है ये 6th मंथ में फिर से क्या होगा? यहाँ पे इसको रिन्यू करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? रिन्यू करना पड़ेगा अगर इस इमरजेंसी को और आगे बढ़ाना है तो। अगर इसको रिन्यू नहीं किया गया तो इमरजेंसी वहां पे खत्म हो जाएगी और नॉर्मल हो जाएंगे सारे के सारे हमारे लॉ एंड कंडीशंस। तो ये जो आपका है कितने बार इसको किया जा सकता है? तो इसको n नंबर ऑफ टाइम किया जा सकता है। कोई लिमिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है कि कितने बार इसको किया जा सकता है। ये बार बार रिन्यू हो सकता है। किससे हो सकता है? बस ये क्लियर होना चाहिए, पार्लियामेंट्री अप्रूवल से। ठीक है, तो और क्या हो गया? 44th अमेंडमेंट एक्ट में एक और चीज किया था कि प्रेसिडेंट को बिना, देखिए हुआ क्या था, नेशनल इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी उस पर्टिकुलर टाइम में उन्होंने सीधा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोला था कि नेशनल इमरजेंसी लगा दो। उसके पहले ऐसा कहीं नहीं था, कैसे कहीं नहीं लिखा था, कैबिनेट की रिटर्न एडवाइस एक्सप्लिसिटली चाहिए। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट में प्रेसिडेंट बिना कैबिनेट की रिटर्न एडवाइस के इमरजेंसी नहीं लगा सकते, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया था। ठीक है, तो कोई अगर क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है एक नेशनल इमरजेंसी को देश में लगे रहने की, तो कोई नेशनल इमरजेंसी लगे रहने की लिमिट नहीं है। बस ये है कि हर 6 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब है कि हर 6 महीने में पार्लियामेंट को, राज्यसभा और लोकसभा को नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करना है। अगर ऐसा सिचुएशन बनता है हमारे देश में क्या कि नेशनल इमरजेंसी लगनी है। ठीक है, अब इसी नेशनल इमरजेंसी को, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सेंटर क्या होता है? सेंटर बहुत ही पावरफुल हो जाता है। जितने भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट जितने भी होते हैं उसको क्या हो जाता है? उस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। अब इमरजेंसी लगती है अंडर आर्टिकल 352, तो ये आर्टिकल 353 बोलता है कि जब इमरजेंसी लगती है तो पूरा हमारा जो देश है वो यूनिटरी सिस्टम बन जाता है और जितने भी स्टेट के लिस्ट में स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर जो आपका सेंटर गवर्नमेंट है वो लॉज बना सकता है। इसके साथ साथ लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है और ऐसा सिचुएशन आता है कि लोकसभा या राज्यसभा उस टाइम पे डिसॉल्व होने वाले होते हैं, इसका मतलब उनके 5 साल का टेन्योर खत्म होने वाला होता है, तब क्या होगा सिचुएशन? तब वहां पे क्या होगा? आप लोकसभा और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो विधानसभा है उसका जो लाइफ है उसको 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद भी अगर 1 साल बढ़ा दिया हमने नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद, और लेट से कि इमरजेंसी 1 साल के बाद भी लगी हुई है और हम इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं, तब क्या होगा? फिर 1 साल बढ़ा दिया जाएगा। अब ये 1 साल बढ़ाने के लिए कौन बताएगा? तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो बोलेगा वी आर नॉट एबल टू कंडक्ट द इलेक्शन इन इंडिया, सो यू कैन एक्सटेंड इट फॉर 1 ईयर। द लाइफ ऑफ लोकसभा और द लाइफ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन भी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। और अगर नेशनल इमरजेंसी 4 साल लगी हुई है तो एक एक साल करके हर साल एक लॉ पास करके उनकी लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। मैं वो बताऊंगा किस आर्टिकल के तहत है। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ नोट्स लिख लेते हैं, जितना हमने समझा है, अगर नोट्स नहीं रहेगा सब भूल जाएंगे। चलिए लिखिए, पहला, ग्राउंड ऑफ
imposition of national emergency. First point, when President of India is satisfied that security of India is under threat, or there is an imminent imminent threat to the security of India, to the security of India on the accounts of external aggression or war or armed rebellion, ARMEDREBELLION, full stop, the president may proclaim नेशनल इमरजेंसी। अच्छा, यहां आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि जो प्रोक्लेमेशन का वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के लिए ही यूज होता है। तो यहां ब्रैकेट में इसी के आगे लिख लीजिए द वर्ड WORD वर्ड प्रोक्लेमेशन PROCLAMATION प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी रिफर्स टू नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। मतलब जब भी आप वर्ड सुनेंगे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली आर्टिकल 352 की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद ऐसा डैश करके लिख लीजिए, इट कैन बी पुट थ्रू आउट ऑब्लिक सम पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब नेशनल इमरजेंसी को किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में भी लगाया जा सकता है या पूरे देश में भी लगाया जा सकता है। इसका नेशनल इमरजेंसी लग गई इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में ही लगेगी, हम चाहें तो किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे भी आर्टिकल 352 लगा सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए, कैबिनेट गिव इन रिटर्न टू प्रेसिडेंट। अब फिर लिखिए, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ national emergency lapses after 1 month unless approved by parliament by special majority. However, if Lok Sabha got dissolved during this period but Rajya Sabha has approved it within 1 month of newly constituted, Lok Sabha shall approve it. इसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने क्या बोला था आप लोग को, नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो प्रेसिडेंट लगाते हैं, कैबिनेट बोलता है, प्रेसिडेंट लगा देते हैं। उसके बाद मैंने बताया था 1 महीने का टाइम होता है, या तो वो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए, तभी ये नेशनल इमरजेंसी लगेगी 1 महीने के बाद, वरना वो 1 महीने में 30 दिन बाद खत्म हो जाएगी, सीज कर जाएगी। मगर अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि नेशनल इमरजेंसी लगती है और लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, लोकसभा भंग हो जाता है, तब क्या होगा? लोकसभा एग्जिस्ट नहीं करती, मगर ऐसा सिचुएशन है कि हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी होनी चाहिए, इसलिए राज्यसभा को यहाँ पावर दिया गया है कि जैसे ही प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे तो वो राज्यसभा भी पास कर देगी, तो वो क्या है, 6 महीने के लिए आ जाएगा। बट इसके साथ और क्या है, जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन होता है या लोकसभा डिसॉल्व कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है वापस, और उस टाइम नेशनल इमरजेंसी रहती है, नहीं इसका मतलब डिसॉल्व नहीं हो जाता है, सॉरी, इसका मतलब कि लोकसभा भी नहीं बैठा है, मान के चलिए राज्यसभा बैठा हुआ है, लोकसभा जो है क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डिसॉल्व हो चुका है। तब क्या होगा, जैसे ही नया लोकसभा बनेगा तो 1 महीने के अंदर उनको क्या करना है, उसको अप्रूव करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इमरजेंसी वंस प्रोक्लेम्ड विल बी फॉर 6 मंथ्स। मैंने ये क्लियर बता दिया, 6 महीने रहेगा, फिर उसको रिन्यूअल करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखिए, बिफोर नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड, a written recommendation must be given
by Union Cabinet, full stop, national emergency can be approved throughout India or in specific parts और एरियाज ऑब्लिक एरिया लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट फॉर further continuation has to be approved by both the House of Parliament within 1 month of proclamation. Full stop. Minimum 2/3 present and voting should support, and this number should also be greater than absolute majority both in Lok Sabha and Rajya Sabha. Full stop. By a special majority, a majority of not less than 2/3 of member present and voting in the House and the majority of total membership of the House. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, once approved the member remains once approved the emergency remains in operation for period of 6 months. 6 महीने तक रहता है, एक बार वो प्रोक्लेम होता है तो, ठीक है। एंड फॉर फर्दर कॉन्टिन्यूएशन it has to be again approved, and for further continuation it has to be further approved by both the House of Parliament in similar manner. मतलब हर बार ऐसा ही वोटिंग हर 6 महीने में करना पड़ेगा। अब विथड्रॉल ऑफ इमरजेंसी बहुत इजी होती है, कोई तामझाम नहीं है। लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, विथड्रॉल ऑफ नेशनल इमरजेंसी। उसमें लिखिए, इमरजेंसी कैन बी विथड्रॉन और रिवोक्ड बाय प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवोकेशन। किससे? प्रोक्लेमेशन ऑफ रेवोकेशन, ठीक है। प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवोकेशन, ठीक है। इशूड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ COM, मतलब बस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारा कैबिनेट है वो रिटर्न में दे देगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि भैया हो गया, अब इमरजेंसी की जरूरत नहीं है, इमरजेंसी हटा ली जाए। तो इसके बाद लिखिए, रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी में नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। नेक्स्ट लिखिए लाइन, सेकेंड पॉइंट इसमें, इमरजेंसी स्टैंड्स automatically revokes if any House of Parliament does not approve it within 1 month और देयर आफ्टर। इसका मतलब 1 महीने जो प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन के बाद टाइम होता है जिसमें अप्रूव करना होता है पार्लियामेंट को, अगर कोई भी हाउस इसको अप्रूव नहीं करता है 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मोर देन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तब क्या होगा, इसमें आपका प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, लोकसभा हैज गेट स्पेशल पावर इन द मैटर ऑफ विड्रॉल of emergency
when at least 10% of the total member of Lok Sabha give a notice to President when Lok Sabha is not in session, or to the Speaker when Lok Sabha is in the session, communicating their intention to revoke the emergency, then full stop, then a special sitting of Lok Sabha is called within 14 days. कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर, ठीक है, 14 दिन के अंदर, 14 days, to consider the continuation of national emergency. In this sitting, if the proposal to is discontinued, the national emergency is passed. By Lok Sabha, if passed by Lok Sabha by simple majority, then emergency stands removed. इसका मतलब क्या है? अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाती है और लोकसभा में, सिर्फ लोकसभा के पास ये पावर है कि अगर 10% लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो क्या करते हैं, वो जब लोकसभा नहीं बैठी है तो प्रेसिडेंट को रिटर्न में 10% लोग देते हैं, दैट इज 55 लोग देंगे टोटल। क्या रिटर्न में लोग लिख के देंगे कि नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे? नया लोकसभा का सेशन बुलाएंगे, और अगर कहीं सेशन बैठा हुआ है तब किसको देंगे? स्पीकर को देंगे। उस टाइम पे स्पीकर क्या बुलाएंगे? सेशन बुलाएंगे। और वो कितने दिन के अंदर बुलाएंगे? जैसे ही ये 10% लोग लेटर देते हैं उसके कितने दिन बाद? 14 दिन के अंदर। और वहां पे फिर क्या होगी? वोटिंग होगी, और अगर पास कर जाता है तो नेशनल इमरजेंसी लगी रहेगी, और हाँ हटाना होगा तो भी उसको ऐसे ही बुलाएंगे हम। और अगर वहां पे क्या होगा? सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा, और क्या हो जाएगा? इमरजेंसी हट जाएगी, ठीक है। इमरजेंसी दो प्रकार से हट सकती है, मतलब डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव हटा सकते हैं उसको, सीधा प्रेसिडेंट को लेटर लिख के कि रिवोक करें, वो आपका इजीएस्ट तरीका। और अगर 10% हमारे क्या है लेजिस्लेचर के होते हैं, वो क्या करेंगे? लेटर लिख के देंगे प्रेसिडेंट को या स्पीकर को, तब भी वहां वोटिंग होगी और सिंपल मेजोरिटी से। तो देखें आप, एब्सोल्यूट जो लगाया गया था वो 2/3 मेजोरिटी से था, बट जो हटाया जा रहा है वो कितना? सिंपल मेजोरिटी से हटाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी लिख लीजिए। अब क्या लिखेंगे? इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। लिखिए इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। उसमें पहला पॉइंट लिखिए, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी यूनियन एग्जीक्यूटिव गेट्स द पावर to give any direction to the state executive regarding the manner in which administration of state can be carried out। मैंने बताया ना आपको क्या होता है इसमें, पूरा पावर जो स्टेट का है, स्टेट लिस्ट का, वो सेंटर के पास चला जाता है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी the legislative power of parliament extends to making law on any subject, extends to making law on any subjects mentioned in state list, ठीक है। थर्ड है, द टर्म ऑफ लोकसभा और दैट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, द टर्म ऑफ लोकसभा और दैट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली can be extended by 1 year, can be extended by 1 year at a time during national emergency, and it can be increased unlimited times. However, in the event of withdrawal of emergency, a fresh election will have to be conducted within 6 months from the date of withdrawal,
fresh election will have to be conducted within 6 months from the date of withdrawal of emergency। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने जो बताया था आप लोगों को, इमरजेंसी कितने भी बार एक्सटेंड, मतलब लोकसभा और राज्यसभा को कितने भी बार, सॉरी यार, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली को कितने भी बार एक्सटेंड किया जा सकता है जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी होगी। बट जैसे ही इमरजेंसी क्या होगी, रिवोक होगी, उसको आपको 1 साल के अंदर इलेक्शन करवाना है। कितने से कितने टाइम के अंदर, सॉरी 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर आपको इलेक्शन कराना कंपलसरी है। तो इलेक्शन आपको कराना ही कराना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट सीज्ड टू बी इन ऑपरेशन। उस टाइम पे कोई जो फाइनेंस कमीशन बोलता है कि स्टेट के पास ये पावर होना चाहिए, ये टैक्सेस होने चाहिए, या इतना पैसा डिवॉल्व करना है, वो सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अंडर आर्टिकल 358 व्हेन नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर और external aggression, then fundamental right under Article 19 got suspended। तो मैंने जो बताया था ना आपको, इमरजेंसी लगती है तो अंडर आर्टिकल 358 19 जो है आपका राइट टू स्पीच, और 6 आर्टिकल है, हम इसको पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट के चैप्टर में। वो सारे आर्टिकल जो है आपके वो सीज कर जाते हैं इस पर्टिकुलर टाइम में। और अगर अगर 358 हम 352 के साथ 358 को लगाएंगे तो ये होगा, अगर 352 के साथ 359 लगाएंगे तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अंडर आर्टिकल 359 एक्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 एंड 21 गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर सस्पेंशन ऑफ एनफोर्सेबिलिटी ऑफ एनी अदर फंडामेंटल राइट। मतलब क्या है सस्पेंशन ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या है, ये नहीं है कि आपके फंडामेंटल राइट को सरकार ले लेगी। इसका बस ये मतलब है कि आपके पास वो फंडामेंटल राइट्स हैं मगर उसको आप यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते अंडर आर्टिकल 32 की मेरे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास सारे फंडामेंटल राइट तो हैं, बट अगर आर्टिकल 359 लगा हुआ है और उसके आर्टिकल, मतलब नेशनल इमरजेंसी के साथ आर्टिकल 359 को लगा दिया गया है, तब उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, आपके पास सारे फंडामेंटल राइट जो 14 से 35 हैं वो हैं तो हैं, बट आपके पास उसकी एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब आप उन फंडामेंटल राइट के लिए कहाँ नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट। उसमें बस एक एक्सेप्शन है कि दो आर्टिकल, आर्टिकल 20 अरेस्ट डिटेंशन वाला आर्टिकल जो है, और राइट टू लाइफ, इन दोनों के लिए बस आपके पास एनफोर्सेबिलिटी रहती है। इसका मतलब ये दो राइट का हनन होता है तब आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, यही इसका मतलब होता है। इसका बाद लिखिए, दिस मीन्स फंडामेंटल राइट आर स्टिल with the person, but it cannot be enforced under article 32 or 226। नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग है ये, चेंजेस ब्रॉट इन प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। फर्स्ट लिखिए, इंटरनल डिस्टर्बेंस एज अ ग्राउंड ऑफ imposing national emergency has been substituted by the word आर्म रेबेलियन। मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके सब्सटीट्यूट कर दिया गया किस वर्ड से, आर्म्ड रेबेलियन से, ठीक है। सेकंड लिखिए, प्रेसिडेंट कैन नाउ impose national emergency president can now impose national emergency only after getting recommendation of union cabinet in written। मतलब जो इंदिरा गांधी जी के टाइम हुआ था कि बस पीएम ने बोला और प्रेसिडेंट ने लगा दिया, वो नहीं चलेगा। अब रिटर्न में जब तक आपके पास सीओएम का नहीं होगा तब तक आप नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट नहीं लगा सकता। थर्ड और क्या अमेंडमेंट किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, तो वो आया, नेशनल इमरजेंसी वंस प्रोक्लेम्ड नाउ हैज टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस विद इन 1 month बाय स्पेशल मेजॉरिटी।
पहले क्या था, ये पहले 2 महीने के अंदर था और सिंपल मेजोरिटी था। तो अब स्पेशल मेजोरिटी बहुत टफ होता है, मतलब उसमें जो अपोजिशन है अगर नहीं लगवाना चाह रही है उस टाइम पे, तो आप क्या है वो नहीं लगेगा इमरजेंसी। पहले क्या था, पहले 2 महीने के अंदर करवाना था और सिंपल मेजोरिटी से करवाना था, तो हो ही जाता था। ठीक है, तो ये क्या क्या हो गया, अर्लियर इट वॉज 2 मंथ एंड सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लिखिए आप लोग, नेक्स्ट लिखिए आप लोग, दैट इज आर्टिकल आफ्टर 1978 emergency once approved by both the house can remain in operation for 6 months and it requires further approval of both the house of parliament by special majority to go beyond 6 months. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लोकसभा हैज बीन गिवन स्पेशल पावर रिगार्डिंग रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी। ये मैंने आपको बताया ना, 10% लोग कहीं लोकसभा के जाके प्रेसिडेंट और स्पीकर को बोलते हैं, तो ये अलग से एक पावर दिया गया है उनको, आपको समझ आ रहा है। इसके बाद लिखिए, आफ्टर 1978 दैट इज 44th अमेंडमेंट एक्ट, फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 can be suspended automatically under Article 358 only when national emergency is declared on ground of war and external aggression। इसका मतलब आर्टिकल जो 358 के अंदर मैंने बताया, अगर 352 के साथ 358 लगेगा तो उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 19 जो है वो अवेलेबल नहीं रहेगा। ये अब आर्टिकल 358 को तभी यूज कर सकती है गवर्नमेंट जब एक्सटर्नल में वॉर हो रहा हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे यहाँ आर्म्ड रिबेलियन हो रहा होगा उस पर्टिकुलर टाइम में आर्टिकल 358 नहीं यूज हुआ जा सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यू कैन राइट, enforcement of fundamental right under article 20 and 21 cannot be suspended under any circumstances। कुछ भी हो जाए, राइट टू लाइफ और डिटेंशन वाला जो है 2021 कभी भी आप उसको कर्टेल नहीं कर सकते। ठीक है, और एक अमेंडमेंट था उसमें प्रेसिडेंट रूल से, उसको भी यहीं लिख लीजिए, continuation of president rule under article 356 has now been restricted maximum of 3 year, ब्रैकेट में लिख लीजिए, but approval for 6 month only। इसके बाद एक और पॉइंट लिख लीजिए, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1970 सॉरी 42nd अमेंडमेंट के बारे में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 brought the provision that national emergency can be extended throughout India or a specific part of India। जो पहले नेशनल इमरजेंसी होल लगती थी, तो 1974-76 में जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था आपका, उसमें ये प्रोविजन था जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। उसमें ये प्रोविजन था कि नेशनल इमरजेंसी को या तो होल इंडिया में भी लगाया जा सकता है या किसी किसी पार्ट में भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा आर्टिकल 352। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल। काफी अच्छे नोट्स लिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, बहुत मेहनत करके हमने प्रिपेयर किया है नोट्स को, तो डू रेस्पेक्ट देम, लिखिए और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, नोट्स आपको अच्छे मिल रहे हैं, अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, तो आपके पास अब एक ही काम बचता है, पढ़ना।
और कोई काम आपके पास नहीं बचता है, तो पढ़ते रहिए इसको अच्छे से। ऑल्सो अभी आप क्या कर देंगे साथ में, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रीलिम्स और मेंस को साथ में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, साथ में प्रीलिम्स और मेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। तब अब आप क्या करेंगे, देखिए आप लोग सब कर सकते हैं काम। आप लोग खरीद लीजिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक। ठीक है, मिल जाती है आप लोगों को या नहीं मिल रही है तो मेरे को बताइएगा, मैं उसका पीडीएफ बना के आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। उसमें से आप लोग बाई पार्ट में क्या कर सकते हैं, अगर इमरजेंसी आप पढ़ रहे हैं तो आप देखिए प्रीवियस ईयर्स में क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, उन क्वेश्चन को लिखिए आप लोग घर में। क्यों, क्योंकि मेंस का तैयारी जो है ना, कितना भी पढ़ लीजिए, आंसर राइटिंग एक स्किल है। और वो आंसर राइटिंग का जो स्किल है वो बाय टाइम डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है, बाय टाइम। धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे, आपको बहुत नॉलेज होगा, आपको बहुत चीज़ें पता होंगी, बट जब आप लिखने बैठते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में रिप्रोड्यूस करना थोड़ा टफ हो जाता है किन चीज़ों को जो आपको पता है। तो जैसे धीरे धीरे आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको वो स्किल डेवलप हो जाएगा, और आप जो कॉम्प्रीहेंड किए हैं, जो पढ़े हैं, उसको कॉम्प्रीहेंड करके अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। इसके साथ साथ दूसरा काम अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग जो घटना चक्र होते हैं, जो कंपाइलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स आती हैं, उनको खरीद लीजिए। और जो जो पार्ट हम पढ़ते जा रहे हैं उनके पार्ट को पॉलिटी की खरीद लीजिए, वैसे ही आप छत्तीसगढ़ जीएस की खरीद लीजिए। और जिन भी पार्ट्स को हम पढ़ते जा रहे हैं उसके प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन हैं, या कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, किसी भी स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप अटेम्प्ट करते जाइए। अगर ये आप करते जाएंगे तो आपका मेजोरिटी ऑफ द वर्क आपका यहाँ खत्म हो जाएगा, और ये बर्डन नहीं होगा। आखिर में प्रेपरेशन का एक्चुअल तरीका यही होता है। तो प्लीज गाइज डू फॉलो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैटर्न, हमने भी फॉलो किया है, एंड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी ऑलवेज वर्क। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं जरूरत पड़ती है, आखिर में आंसर लिख लेंगे, आखिर में टेस्ट लगा लेंगे। गाइज अच्छी बात है, हो जाता है उनसे तो, बट मेरे को ऐसा लगता है द इजिएस्ट इज दिस पैटर्न। स्टडी द नोट्स, स्टडी द क्लासेस, आफ्टर दैट ट्राई टू सॉल्व द एमसीक्यूज एंड राइट 1 to 2 क्वेश्चन डेली। अगर आप इतना कर रहे हैं तो इट्स मोर देन इनफ, ट्रस्ट मी, नेक्स्ट ईयर आप निमोरा में बैठे होंगे। ठीक है, और भूल मत जाइएगा आप लोग निमोरा पहुंचने के बाद। चलिए आर्टिकल 356 देखते हैं हम लोग। तो आर्टिकल 356 क्या है, प्रेसिडेंट रूल उसको बोला जाता है। जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करने में फेल हो जाती है, या कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप या कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम नहीं करती है, इफ अ स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग इट्स वर्क, और द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेट्स, देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, प्रेसिडेंट जो है वो क्या करते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको हटा देते हैं और वहां प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन क्या हो गया इसमें, सबसे मेन क्या हो गया अभी इसमें, कब लगता है, तो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में कई बार ऐसे ही आ जाता है सीधा, मशीनरी इन स्टेट्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका ग्राउंड्स क्या है, तो जब गवर्नमेंट, देखो प्रेसिडेंट खुद तो लगाएगा नहीं, तो जब गवर्नर जो है, जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है, वो प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट बना के देगा। उसको गवर्नर क्या लिख के देगा कि ये चीजें हैं भैया, देखो चुगली करते हैं ना जैसे, तो वही जो गवर्नर है वो चुगली करता है किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। देखो भैया ये संविधान है, संविधान के हिसाब से चल वल रहे नहीं है हमारे स्टेट के लोग, आप देख लीजिए, आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, मेरा तो काम है बस भाई बताना आपको, आप देख लीजिए ये गलतियां हैं स्टेट में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, और ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट ये काम नहीं कर रहा है। तो फिर गवर्नर को जब ये चुगली कर देंगे तो गवर्नर क्या करेगा, सॉरी प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट जो गवर्नर को चुगली कर देगा तो फिर वो स्टेट में क्या लगा देंगे, स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। ठीक है, और क्या एक है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर, दंगे हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, और कब हो सकता है, जब जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दें। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे सरकार गिर जाएगी, तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। ठीक है, और कब लग सकता है, तो जब हंग असेंबली हो जाए। कब, हंग असेंबली मतलब जो इलेक्शन हुआ उसके बाद कोई भी एक ऐसी गवर्नमेंट नहीं बन पाई
जो अपने आप को फ्लोर पे क्या प्रूव कर पाए, वो फ्लोर पे अपनी मेजोरिटी प्रूव कर पाए, अपने को पॉपुलर प्रूव कर पाए, तो उससे हमको क्या लीडर ऑफ द हाउस चीफ मिनिस्टर नहीं मिलेगा, तो हंग असेंबली के टाइम भी आपका ये लग सकता है। ठीक है, इसके साथ कम्युनल वायलेंस हो रहा हो, रॉयट्स हो रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन हो जाए तब भी लग सकता है। प्रोसीजर क्या है प्रेसिडेंट रूल लगाने का? तो प्रोसीजर प्रेसिडेंट रूल लगाने का सिंपल है, गवर्नर जो रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन पे लगा सकते हैं। प्रेसिडेंट देखो, फिर यहाँ क्लियर है, गवर्नर ने रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट भेजा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट कब कर सकता है काम? जब तक सीओएम उसको रिटर्न में नहीं देगा, तो सीओएम उनको बोलेगा कि आप लगा सकते हैं इमरजेंसी, तो वो लगा देंगे। ठीक है, डिक्लेरेशन जो है जैसे ही लग जाएगा, तो डिक्लेरेशन 2 मंथ के अंदर पार्लियामेंट में, 2 मंथ के अंदर पार्लियामेंट में ये अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, और जब एक बार अप्रूव हो जाएगा पार्लियामेंट में दोनों हाउस में, तो ये 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए क्या रहेगा, लगा रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम कितने साल के लिए लगा, इसको फिर बार बार रिन्यूअल भी किया जा सकता है 6 महीने के बाद। और मैक्सिमम कितने साल तक रहेगा, तो मैक्सिमम ये 3 साल तक रह सकता है, मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को। ठीक है, और इसके बाद ये पार्लियामेंट कंडीशन देगा कहीं कि 3 साल के बाद भी जरूरत है उस स्टेट में लगाने की प्रेसिडेंट रूल, तभी लगेगा वहां। और ठीक है, अब क्या अगर देखिए मैक्सिमम तो 3 साल लग सकता है, बट 1 साल से ऊपर, अगर 1 साल से ऊपर प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लगाना है, तो कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है? पहला कंडीशन ये है कि नेशनल इमरजेंसी, क्या है, नेशनल इमरजेंसी लगी हो पूरे देश में। क्या लगी हो? नेशनल इमरजेंसी लगी हो पूरे देश में, पूरी कंट्री में अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो प्रेसिडेंट रूल को 1 साल के बाद, मतलब पहले 6 महीना लग गया, गवर्नर चुगली किए, प्रेसिडेंट लगा दिया इमरजेंसी, 2 महीने के बाद क्या हो गया, पास हो गया वो क्या, लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा से, तो 6 महीने तक वो लगे रहेगा क्या, इमरजेंसी। इस 6 महीने के बाद एक बार और अप्रूवल हुआ, फिर 6 महीने लग गया, इसका मतलब 1 साल, 1 ईयर हो गया। अब 1 साल के बाद अगर बढ़ाना है नेशनल इमरजेंसी को, तब क्या करेंगे, तब तभी बढ़ सकता है ये नेशनल इमरजेंसी 1 साल से बड़ा ज्यादा आगे, जब पूरे देश में, होल कंट्री में क्या लगा हो, आर्टिकल 352 लगा हो, तभी ये बढ़ सकता है। या फिर दूसरा एक और पॉइंट है, या इलेक्शन कमीशन और ऑफ इंडिया बोल दे कि हम अभी इलेक्शन करवाने की स्थिति में नहीं है, इट इज नॉट फिजिबल फॉर अस द इलेक्शन कमीशन टू क्या इलेक्शन करवा पाए, टू कंडक्ट द इलेक्शन। ठीक है, विड्रॉल ऑफ प्रेसिडेंट रूल कैसे होता है, प्रेसिडेंट रूल कैसे हटाया जाता है? तो प्रेसिडेंट रूल कभी भी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी उसको हटा सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को रिस्टोर कर सकते हैं। इसमें कोई भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है वो। इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं काउंसिल ऑफ, देखिए इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं प्रेसिडेंट रूल के, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं स्टेट में और सीएम है, वो हट जाते हैं, वो हटा दिए जाते हैं। इसके साथ गवर्नर जो है उनके पास पूरा एग्जीक्यूटिव पावर आ जाता है, किसका, पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव पावर आ जाता है स्टेट का, और स्टेट को रन करते हैं गवर्नर, किसके नाम पे, प्रेसिडेंट के नाम पे, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, स्टेट असेंबली जो होती है, देखिए सीओएम हट गया, चीफ मिनिस्टर हट गए, बट स्टेट असेंबली या तो उसको आइडर डिसॉल्व किया जा सकता है, या उसको उस पर्टिकुलर टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जा सकता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब और क्या होता है, जब इमरजेंसी लगती है, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है उस स्टेट के लिए उस पर्टिकुलर टाइम में क्या बना सकती है, लॉज बना सकती हैं। ठीक है, तो लिखिए आर्टिकल 356 के अंदर हम लिख लेते हैं, आप सब जितना समझे हैं उसको, कंटेंट जो नोट्स है उसको। अंडर आर्टिकल 356, सॉरी पहले लिखिए अंडर आर्टिकल 355, it is the obligation of union government to protect the state against external aggression or internal disturbance, and also to ensure that state is carried according to provision of constitution. The mechanism to fulfill this obligation, available with center, is provided under आर्टिकल 356।
आर्टिकल 355 क्या बोलता है कि जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ऑब्लिगेशन है, स्टेट में एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा हो, देश में इंटरनल एग्रेशन हो रहा है स्टेट में, या प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब वो ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए 356 यूज कर सकते हैं। अब आर्टिकल 356 के लिए लिखिए इसके बाद, आर्टिकल 356 प्रोवाइड्स that if president is satisfied that government in the state cannot be carried as per the provision of constitution on the basis of the report of governor or otherwise can impose president rule। नेक्स्ट लिखिए, generally cannot have president rule more than 3 years, but special exceptions can be done। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, प्रेसिडेंट रूल must be approved within 2 months of imposition by both the House of Parliament by simple majority once imposed। The emergency in the state remains in operation for period of 6 months and if needs to be approved again, it is to be done for another 6 months for both the house with simple majority। पैराग्राफ चेंज कीजिए, however, comma, president rule to continue beyond a period of 1 year, 2 conditions must be fulfilled। There must be national emergency in operation। There must be national emergency in operation either throughout India or part of that state। An election commission certify that condition in the state is not right for election and election commission certify that the time is not good for election। President rule can maximum continue for 3 years। नेक्स्ट लिखिए, इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं जो मैंने बताया आपको, इफेक्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल। तो पहला पॉइंट उसमें लिखिए, प्रेसिडेंट कैन अज्यूम in himself all the executive function in context of concerned state। He can perform this function either on his own or through an authority appointed by him। या तो प्रेसिडेंट खुद ये सब कर सकते हैं या कोई अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकते हैं। सेकेंड, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर और ऑथोराइज the parliament with the power of legislation on all the subject in state list in context of that concerned state। However, parliament can
delegate the law-making power to president, and president can further delegate it down to any union authority. नेक्स्ट लिखिए, प्रेसिडेंट कैन नॉट अज्यूम इन हिमसेल्फ पावर ऑफ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पार्लियामेंट कैन ऑथोराइज द प्रेसिडेंट with power to spend the money out of consolidate fund of state subject to its approval by parliament. ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए. इसके बाद अब आपका नेक्स्ट है क्या, आखिरी, सबसे पहली बार देश में प्रेसिडेंट रूल कब लगा था? तो पहली बार देश में लगा था प्रेसिडेंट रूल 1956 में पंजाब में लगा था. ये आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, 1977 में मल्टीपल स्टेट्स में लगा था. जब जनता दल गवर्नमेंट आई थी पावर में, उन्होंने बहुत सारे स्टेट में लगाया था. फिर 1980 में फिर से बहुत सारे स्टेट में लगा, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट वापस आ गई थी और उन्होंने जितने भी स्टेट थे वहां पे जहां पे उनकी गवर्नमेंट नहीं थी, उन्होंने क्या लगाया था, फाइनेंशियल प्रेसिडेंट रूल. ठीक है, फिर 1992 में भी लगा था. एक फेमस है आपका, आफ्टर बाबरी मस्जिद डेमोलिशन, उत्तर प्रदेश में लगा था. वैसे तो देखा जाए तो 100 से प्लस बार लग चुका है ये आर्टिकल 356. बनाया नहीं गया था ये आर्टिकल 356 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इतने बार लगने के लिए, बट हमारे जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनको मजा आता है क्या, इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ थोड़ा मजाक करने में, तो करते रहते हैं वो सब इन लोग. देयर शुड नेवर बी प्रेसिडेंट रूल. अगर वो बहुत डियर और मियर सिचुएशन है, एकदम करो या मरो वाला सिचुएशन नहीं है, तो नहीं लगाना चाहिए. हम फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं अपने आप को, ऑटोनॉमी तो रही ही नहीं. अगर स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है, सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है, इफ दे वांट दे पुट द इमरजेंसी. मगर अभी पिछले 10-15-20 सालों में हमको देखने कम मिला है ये चीज़. ठीक है, बहुत. फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है? तो जब देश की आर्थिक स्थिति, जब देश की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत खराब हो जाती है, बहुत खराब हो जाती है, तो भारत जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत आर्टिकल 360 को लाती है और उसके तहत क्या हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों में कटौती की जाती है. और ये आज तक आपको पता होना चाहिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में लगाई नहीं गई है. ये कब लगाई जाएगी? जब गवर्नमेंट का कंसोलिडेट फंड जो है, पैसा गवर्नमेंट के पास खत्म हो जाएगा, कि सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस भारत देश के नहीं चल पाएंगे. और क्या, अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे एकदम नील हो जा रहे हैं, हम इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हैं जो लोन लिए हैं, ये सब, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी. और आपको ये भी पता होना चाहिए, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे चाहे कुछ रहे, जो चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, प्रेसिडेंट के, उनके ऊपर कटौती नहीं होती है. ठीक है, वो चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं. तो इसके बाद लिखिए, इसमें आप छोटा सा है, आखिरी खत्म करते हैं फिर, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी. उसमें लिख लीजिए, इफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और credit of India is under threat and president is satisfied about such a threat, then he can impose financial emergency. पैराग्राफ चेंज कीजिए, उसमें लिखिए, आफ्टर imposition of financial emergency it has to be passed by both houses through simple majority within 2 months of imposition. मतलब जब वो प्रेसिडेंट पास कर देते हैं, उसके 2 महीने का टाइम मिलता है कि दोनों हाउस उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर दें. इफेक्ट क्या होगा इसमें? तो द रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, पहला लिखिए इफेक्ट्स में, द रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स ceases to be in operation. सेकेंड पॉइंट लिखिए, यूनियन गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन. क्या बोल रहा हूं मैं लिखने के लिए? यूनियन गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट with respect to maintenance of their financial prosperity. ठीक है. The next point is, money bill and financial bill can be made subject to
प्रेसिडेंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव कैन डायरेक्ट द स्टेट एग्जीक्यूटिव टू रिड्यूस सैलरी allowances and allowances of all or any state functionary. अच्छा, मैंने आप लोगों को ये बोल दिया था कि चार्ज एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल इमरजेंसी में ले लिए जाते हैं, तो वो गलत है। मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा, आपको ये बता रहा हूँ एकदम स्पेसिफिकली। इसको एडिट लिख वहाँ काट लीजिए जाके अपने नोट्स में। वो मेरा टंग स्लिप कर गया, मतलब मैं बोलना कुछ और चाह रहा था, वो बोल डाला हूँगा। आप लिखिएगा, सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ ऑल और एनी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिड्यूस। मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो किसी का भी क्या है, पैसा कम किया जा सकता है। तो ठीक है, आपको तो ये पता होना चाहिए। आज की क्लास हम लोगों की खत्म हो गई है। अब आज की क्लास में और कोई टॉपिक हमारा बचा नहीं है, तो हमने पूरा का पूरा टॉपिक जो नेशनल इमरजेंसी है आज वो देखा है, बहुत डेप्थ में समझा है, एक एक आर्टिकल को देखा है। अब आप मान के चलिए हम लोग अब पहुंचेंगे आखिरी आखिरी जो हमारे हैं 10 12 15 क्लास, उसमें हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को। क्योंकि मेजरली अब हम लोग कंप्लीट कर लिया है, आधा से आधा पॉलिटी आपका हो गया मैक्सिमम, 70 to 65 to 70% पॉलिटी जो आपका है वो हो गया है, विद मेंस पर्सपेक्टिव और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। बस आपको नोट्स जो प्रिपेयर किया हूं मैं वो अच्छे से कीजिए। देख रहे हैं आप कितना ज्यादा मेहनत करके हमने नोट्स बनाया है, सो दैट देखिए समझा मैं कितना भी दूं। आप जब नोट्स को अभी इन्हीं नोट्स को आप क्लास बन करके पढ़िए एक बार, आपको लगेगा कि जितना मैंने बोला है वो आपको ऑटोमेटिकली याद आने लगेगा, क्योंकि उसको मैंने बनाया ही उसी लिए है। वो कहीं का वो नहीं है कि कट कॉपी पेस्ट है, या वो नोट्स जो है आपका किसी लक्ष्मीकांत से उठा लिया है। वो बोला हूं मैं वही चीज लिखा है, सो दैट आप बाद में उसको कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्माइलिंग गाइस, कीप स्माइलिंग। ठीक है, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टडी विद डेडिकेशन। स्टडी स्ट्रगल नहीं है, आपको हार्ड वर्क बस करना है। ठीक है, डोंट टेक इट एज स्ट्रगल, कीप इट एज हार्ड वर्क। जैसे बोला जाता है ना, कर्मणे वाधिके मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहिए आप, फल की चिंता मत करिए। फल जो है लिखा हुआ है भगवान के हाथ में, वो देंगे आपको। ठीक है, आपका काम है फल की चिंता ना करना, सिर्फ कर्म करना। इसीलिए गीता में लिखा है कर्मणे वाधिके मा फलेषु कदाचन। आप भी उसको समझिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और उसके साथ आपको ये पता है, जब भगवान ने ये बोला है कि ऐसा है, तो भाई आप जब कर्म करेंगे तो जो भी भगवान हो, ऊपर वाला जो है आपका, वो आपको देगा ही क्या, फल। ठीक है, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।